So, hello everyone. I welcome all of you to the another lecture of chemistry. आज 8th लेक्चर हमारा केमिस्ट्री का रहने वाला है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मोल कंसेप्ट, दैट इज मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। आई होप जो अभी तक जितना भी कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपके वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बार बार उसको रिवाइज कीजिए, बार बार उसको देखिए, बिकॉज जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी अच्छे से नहीं होने वाला। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पर? मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल की अगर बात करें बेटा, मॉलिक्यूल हम ऑलरेडी जानते हैं कि भैया मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में मिला दिया जाता है तो भैया क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या फिर एग्रीगेशन ऑफ एटम्स। तो बिल्कुल एक आसान से सवाल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला है बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। तो जरा मुझे एक बात बताइए, CO2 मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स, ये जो फॉर्मूला CO2 मैंने लिखा है इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या बात पता चल रही है? इस CO2 से क्या पता चल रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक एटम कार्बन का है और दो एटम हाइड्रोजन के हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स वन एटम ऑफ कार्बन, one atom of carbon and two atoms of ऑक्सीजन। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टोटल एटम बता दीजिए, तो टोटल एटम कितने हो गए सर? टोटल एटम हो गए 3। कितने हो गए टोटल एटम? 3। सिमिलरली यहाँ देखिए आप CaCO3 मॉलिक्यूल के अंदर, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन्स, CaCO3 को क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 contains how many atoms of calcium? Contains one atom of calcium, one atom of calcium, उसके बाद one atom of carbon, one atom of carbon and 3 atoms of oxygen, 3 atoms of ऑक्सीजन। तो बताइए जरा मुझे टोटल एटम कितने हो चुके सर हमारे पास? सर हमारे पास टोटल एटम हो चुके 5। टोटल एटम हो चुके 5। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में बेटा एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। तो टोटल एटम कितने हो चुके बेटा? सर टोटल एटम हो चुके 4। टोटल एटम कितने हो चुके? 4। और इसी को बोला जाता है, अभी तक जो कुछ भी हमने देखा, सबसे पहले CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बेटा? टोटल एटम 3। CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम 5। इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी। मींस मॉलिक्यूलैरिटी और एटॉमिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? किसी एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे CO2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलैरिटी बताइए या फिर CO2 की एटॉमिसिटी बताइए, तो कितनी बताएंगे बेटा आप? CO2 की मॉलिक्यूलैरिटी एटॉमिसिटी है भैया 3। ठीक है। अगर मैं कहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ इतना बोला मॉलिक्यूलैरिटी बताओ CO2 की, तो आप टोटल एटम काउंट करके बताओगे। क्या बताओगे? टोटल एटम काउंट करके बताओगे। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे केवल और केवल कार्बन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी बताइए, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी हो गई 1 और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी हो गई 2। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी कितनी हो गई भैया? 5 हो गई। कैल्शियम के रेस्पेक्ट में 1, कार्बन के रेस्पेक्ट में 1, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई? 3 हो गई। सिमिलरली अमोनिया में टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई बेटा? 4, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 1 एंड हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 3। तो एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, it is the
total number of atoms of all the elements present in, it is the total number of atoms of all the elements present in one molecule of the compound, one molecule of the कंपाउंड। आई होप डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। तो देखते हैं जरा कुछ सवाल। कैलकुलेट द एटॉमिसिटी या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। C2H6 में भैया एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है टोटल? एक मॉलिक्यूल में एटम है बेटा 8। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? C2H6 को बोला जाता है बेटा इथेन। क्या बोला जाता है? इथेन। अगले में बताइए टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई बेटा? 6 एटम कार्बन के हैं और 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 12 और 6 18। और नाम क्या होगा इसका? C6H12 का। C6H12 का नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और अब मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जितने कार्बन के एटम्स है उसका ट्वाइस हाइड्रोजन का एटम आ रहा है, तो ये तो हेक्सीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? हेक्सीन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हेक्सीन भी हो सकता है, बिकॉज CnH2n जो है इट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, it is the general molecular formula for cycloalkane as well as alkene. Similarly C6H12 को अगर मैं cycloalkane मान करके चल रहा हूं तो ये साइक्लिक कंपाउंड मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। हर कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन लगे हैं बेटा? सर हर कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं। कितने कितने हाइड्रोजन लगे हैं? कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन लगा दिए मैंने? 2-2 हाइड्रोजन लगा दिए। आप काउंट कर लीजिए कार्बन कितने हो चुके बेटा? 6 और हाइड्रोजन कितने हो चुके? 12। इसीलिए इसको बोला जा रहा है साइक्लोहेक्सेन। क्या बोला जा रहा है? साइक्लोहेक्सेन। अब क्या करें अगर मैं यहाँ से हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं। अगर मैं हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं, इट मींस मैंने 6 हाइड्रोजन एटम बाहर निकाले, मींस मैंने क्या बाहर निकाला? 3H2 बाहर निकाला। तो अब हर कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन बचेंगे बेटा? सर हर कार्बन पर अब बचेगा एक एक हाइड्रोजन। हर कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन बचेंगे? एक एक हाइड्रोजन बचेगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। कार्बन यहाँ पर हर कार्बन ध्यान से देखिए 3-3 बॉन्ड बना रहा है, तो टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, और ये बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ, जिसको बोलते हैं बेंजीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 6। तो C6H6 पहले तो एटॉमिसिटी बताइए बेटा टोटल कितनी हो गई? 12, और इसको बोला जाता है क्या? बेंजीन। अगला हमने क्या किया? बेंजीन में से C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? C6H5 बचेगा। तो बेंजीन में से एक H बाहर जाएगा तो क्या बचेगा सर? क्या बोलेंगे उसको? सर उसको बोलेंगे बेंजाइल। हाँ आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, क्यों? एल्केन में से एक H बाहर निकलता है तो एल्काइल बनता है, बेंजीन में से एक H बाहर निकलता है तो बेंजाइल बनना चाहिए। बट नो बेटा, यू आर रॉन्ग। यहाँ पर ऐसा नहीं है। बेंजीन में से एक H बाहर निकालने के बाद जो बनता है उसको बेंजाइल नहीं बोलते, उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो देखो जरा एक H बाहर निकालो, क्या बचेगा? C6H5 बचेगा, उसको फिनाइल बोलेंगे। तो ध्यान दो ये इतना इतना पोर्शन जो लिखा है, व्हाट इज दिस? इट इज फिनाइल। और इस फिनाइल के बाद कार्बन की एक वैलेंसी जो फ्री हुई है वहां पर हमने ला करके एक फंक्शनल ग्रुप COOH लगा दिया। ये फंक्शनल ग्रुप है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो नाम हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पूरे का नाम हो जाएगा बेटा क्या? बेंजोइक एसिड। क्या नेम हो जाएगा? बेंजोइक एसिड नेम हो जाएगा। एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर लो। 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15। CH3COOH नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। नाम हो गया मीथेनोइक, सॉरी मीथेनोइक नहीं, क्या नेम होगा भाई? नाम क्या होगा सर? नाम होगा इथेनोइक एसिड। कार्बन कितने आ रहे हैं? 2 कार्बन। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आईयूपैक नेम है,
कॉमन नेम इसका होता है बेटा एसिटिक एसिड एंड इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर में प्रेजेंट होता है। एटम कितने हो गए 4 5 6 7 8, तो एटॉमिसिटी कितनी आ गई 8। आई होप एटॉमिसिटी तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा काम यहाँ पर है इन सभी का नाम बताना। तो C6H12O6 का नेम क्या होगा बेटा, इसका नेम हो जाएगा ग्लूकोज। क्या नेम हो जाएगा, ग्लूकोज। C12H22O11 यह है बेटा हमारा सुक्रोज, जो केन शुगर से हमको मिलता है। कहां से मिलता है, केन शुगर से हम लोगों को मिलता है। उसके बाद K4FeCN6, K4FeCN6, actually it must be like this, CN whole 6, K4FeCN6, ठीक है। तो कितने हो गए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरो साइनाइड। और ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल जानकारी आपको क्लास 12th में जाकर के मिलने वाली है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सजा करके लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एटॉमिसिटी काउंट करोगे बेटा, 2 एटम तो ये हो गए कार्बन और नाइट्रोजन के, बाहर लिखा हुआ होल 6, तो 6 2 जा 12, 12 13 और 4 कितना हो गया भाई 17। KMnO4 क्या है सर, KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट। और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एटॉमिसिटी बिल्कुल आसान 6 हो जाएगी। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी है कि हमें नाम से पता होना चाहिए। हमें किससे पता होना चाहिए बेटा, नाम से पता होना चाहिए। जैसे कि बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 डॉट 10H2, इट इज बोरेक्स। और ये डॉट के बाद जो 10H2O लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन। बोरेक्स के बाद ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को बोलते हैं बेटा, CuSO4.5H2O, बिकॉज ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के बड़े प्यारे से क्रिस्टल्स होते हैं इसके, अगर सॉल्यूशन बनाना चाहो इसका तो वो भी ब्लू कलर का ही होगा। अब यहाँ पर एटॉमिसिटी काउंट करने के लिए बेटा टोटल एटम काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 और यहाँ तक हो गए 6 के बाद ये 3 एटम तो ये हो गए, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, 3 पीछे 5 लगा है, तो 5 3 जा 15, 15 और 6 कितना हो गया बेटा 21, ठीक है। 15 6 21। ब्लू विट्रियल के बाद आता है बेटा हमारे पास ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल होता है बेटा, अच्छा अब पीछे वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये होता है बेटा हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, FeSO4.7H2O। व्हाइट विट्रियल होता है बेटा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ZnSO4.7H2O। पोटाशियम जिसको फिटकड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिटकड़ी। और ये हमारा एक डबल सॉल्ट होता है। क्या होता है बेटा, डबल सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इस डबल सॉल्ट में एक्चुअल में क्या होता है, K2SO4, डबल सॉल्ट मींस 2 सॉल्ट आपस में मिले हुए हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट 2 सॉल्ट आपस में मिले हुए हैं। मोर सॉल्ट क्या होता है, मोर सॉल्ट होता है बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसीलिए मोर सॉल्ट की बॉटल्स पर आपको लिखा हुआ मिलेगा FAS, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में, मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में, मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो
तो आप बोलोगे सर अगर आप इसका एक मॉलिक्यूल ले लेते हो मोहर सॉल्ट का, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 6 मॉलिक्यूल हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली मुझे बताइए पोटाश एलम के एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के? आप बोलेंगे सर पोटाश एलम के एक मॉलिक्यूल में 24 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 24 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, ऊपर बताइए जरा देख करके, जिंक सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल में 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। यहीं पर अगर मैं अपना सवाल चेंज करूं, मैंने बोला मोहर सॉल्ट का आपके पास 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट में बताइए कितने मोल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के? तब भी मेरा आंसर 6 रहेगा, बट इस बार किसके टर्म्स में? मोल्स के टर्म्स में, 6 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब एक बार तो मेरा आंसर मॉलिक्यूल के टर्म्स में आ गया और एक बार मेरा आंसर मोल्स के टर्म्स में आ गया। अगर मैं इसका केवल और केवल एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो इसके एक मॉलिक्यूल में 6 मॉलिक्यूल होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। और अगर मैंने मोहर सॉल्ट का 1 मोल ले लिया, मतलब 6 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 10 के पावर 23 से, मतलब 6 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेरे पास हो जाएंगे। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो देखो जरा, कैलकुलेट द एटॉमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑल एटम्स इन पोटाश एलम। पोटाश एलम का फॉर्मूला फिटकड़ी K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थराइस डॉट 24H2। सभी एटम के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी बतानी है बेटा। पहले तो बताओ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कौन कौन से हैं? तो एटॉमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू पोटेशियम, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है और हाइड्रोजन है। पोटेशियम के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी बोलो भाई, वो तो 2 ही नजर आ रही है। सल्फर के रेस्पेक्ट में 1 सल्फर ये हो गया, 3 सल्फर ये हो गए, होल थ्राइस लिखा है, तो सल्फर कितने हो गए भैया टोटल? 3 और 1 4। कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 तिया 12। ठीक है, 12 और 4 16, 16 और 24 कितना हो गया सर? 40। उसके बाद एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में, एल्यूमिनियम तो सर हमें 2 ही नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन 24 की 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 48। ठीक है, और अगर मैं टोटल एटॉमिसिटी काउंट करने बैठ जाऊं तो कितनी आएगी बेटा निकल करके? 96 निकल करके आती है। देख लो, 8 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, कैरी ओवर 1, 4 4 8 और 1 9। कितनी आ गई टोटल एटॉमिसिटी पोटाश एलम की? 96 आ गई। विद रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट हमने यहाँ पर एटॉमिसिटी को डिफाइन कर दिया। उसके बाद 1 molecule of मोहर salt contains how many molecules of water of crystallization? अभी अभी ये सवाल करवा चुका बेटा मैं आप लोगों को। यहाँ पर भी आंसर 6 होगा और यहाँ पर भी 1 mole of मोहर salt contains how many moles of water of crystallization? यहाँ पर भी आंसर 6 होगा, बट एक बार आंसर मोल के टर्म्स में होगा और एक बार आंसर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में होगा। आगे देखते हैं 1 molecule of पोटाश एलम। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाश एलम में टोटल एटम कितने निकाले सर? अभी अभी टोटल एटम निकाले 96। 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाश एलम में कितने एटम होंगे टोटल? तो एक मॉलिक्यूल में 96 है, तो 20 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाश एलम में कितने होंगे टोटल एटम? मल्टीप्लाइड बाय 100। एटॉमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बताइए केवल और केवल, और वो भी एक मॉलिक्यूल में नहीं, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाश एलम में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी बताइए। तो पहले तो ये बताओ, पोटाश एलम में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी थी कितनी? पोटाश एलम में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी थी 40। कितनी थी? 40। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 40 एटम है, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 5। आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 200 आ जाएगा।
ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। हम अपने सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एटॉमिसिटी के बेसिस पर। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक एटम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 एटम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम। तो उसके बेसिस पर क्या क्या बोला जाएगा मॉलिक्यूल को? तो सबसे पहला आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है भैया? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी होगी कितनी? 1। एग्जाम्पल के तौर पर सारी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, एल्कली मेटल्स भी बोल सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। डायटॉमिक सब्सटेंस क्या होंगे भाई? जिनकी एटॉमिसिटी 2 होगी। जिनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। अब इसका मतलब उन सब्सटेंसेस में टोटल एटम्स कितने हैं बेटा? 2। टोटल एटम्स कितने हैं? 2। अब जैसे ही 2 एटम की बात आई तो हमारे दिमाग में सवाल आया कि भैया उस कंपाउंड के अंदर अगर 2 एटम प्रेजेंट है तो वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं एज वेल एज डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं एज वेल एज डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों एटम सेम हुए तो क्या बोला जाएगा उस मॉलिक्यूल को? और अगर दोनों एटम डिफरेंट हुए तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? तो अगर दोनों एटम सेम है तो उसको बोला जाएगा बेटा होमो डायटोमिक। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट हुए तो बोला जाएगा बेटा हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा? हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों एटम अगर सेम है, जैसे कि H2 की अगर बात करूं, H2 मॉलिक्यूल में दोनों एटम क्या है भैया? सेम है। ठीक है, अगर दोनों एटम सेम है तो इसका मतलब दोनों न्यूक्लियस भी क्या है? दोनों न्यूक्लियस भी सेम है। अगर दोनों एटम सेम है तो इट मींस दोनों न्यूक्लियस भी क्या है? सेम है। इसीलिए आप इसको होमोन्यूक्लियर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? होमोन्यूक्लियर भी बोल सकते हो। और आप इसको हेट्रोन्यूक्लियर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे सर? एग्जाम्पल देखो भैया, एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल होमोन्यूक्लियर में H2, होमोन्यूक्लियर में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे? होमोन्यूक्लियर में एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 और I2। ठीक है, एक्सेट्रा। हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोडायटोमिक में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे? 2 एटम होने चाहिए बस अलग अलग एलिमेंट के। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, HF, HCl, HBr, HI, NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हो गई बात डायटोमिक मॉलिक्यूल की। अगली बात करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा? एटॉमिसिटी होगी 3। तो होमो ट्राइएटॉमिक में क्या एग्जांपल आ जाएगा? होमो में तो एक ही एग्जांपल याद आ रहा है, O3, जिसको बोला जाता है ओजोन। और हेट्रो ट्राइएटॉमिक में क्या एग्जांपल आ जाएगा भाई? हेट्रो ट्राइएटॉमिक में एग्जांपल आ जाएगा जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, NO2 हो गया, ठीक, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया एक्सेट्रा। टोटल एटम काउंट कर लीजिए कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। सिमिलरली टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कितनी होगी भाई? 4। तो होमो टेट्राएटॉमिक में क्या एग्जांपल आ जाएगा? P4। और हेट्रो टेट्राएटॉमिक में क्या एग्जांपल आ जाएगा? SO3 लिख सकते हो आप। अगर यहाँ SO3 लिख रहे हो तो यहाँ ऊपर SO2 भी लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो? SO2 भी लिख सकते हो। ठीक है, SO3 हो गया और NH3 हो गया, ठीक, और BF3 हो गया, BF3, AlCl3, FeCl3 एक्सेट्रा। ठीक है, बट एक जनरल टर्म है
जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग एटॉमिसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 2 या 2 से ज्यादा है उनके लिए आप एक जनरल टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो जिनकी एटॉमिसिटी 2 या 2 से ज्यादा है उनके लिए आप ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। होमो में क्या एग्जांपल आ जाएगा भाई, एसिड, ठीक है। एसिड किस कैटेगरी में जाना चाहिए, ऑक्टा एटॉमिक, किस में जाना चाहिए, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हेट्रो में क्या एग्जांपल आ जाएगा, हेट्रो में और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, C12H22O11 एक्सेट्रा। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया, और सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने केवल और केवल इतनी बात जानी कि मॉलिक्यूलैरिटी या एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं। किसी एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने प्रेजेंट है उसको एटॉमिसिटी या फिर मॉलिक्यूलैरिटी बोला जाता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन करा, एटॉमिसिटी के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन किया। वो मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 1 है उनको मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जिनकी एटॉमिसिटी 2 है डायएटॉमिक सब्सटेंसेस, दोनों एटम सेम है तो होमो डायएटॉमिक, डिफरेंट है तो हेट्रो डायएटॉमिक। दूसरा नेम होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। फिर उसके बाद जिनकी एटॉमिसिटी 3 है ट्राइएटॉमिक, 4 है टेट्राएटॉमिक, 5 के लिए पेंटाएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक, हेप्टाएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक, ये सब बोल सकते हो। बट एक जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, वो उन सभी मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिनकी एटॉमिसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में, अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। लव यू ऑल।